और स्वागत है आपका भूतों की उस दुनिया में जहां चीखें भी डर के मारे चुप हो जाती है। यह है भूत की कहानी 33, एक ऐसा स्थान जहां हर रात एक नई रूह अपने डर की दास्तान सुनाने आती है। एक ऐसा अंधेरा जहां रोशनी जाने से डरती है, और एक ऐसी खामोशी जहां हर साया कुछ कहता है। तो अगर आप हिम्मती हैं और सच्चे डर से मिलने की चाह रखते हैं, तो दरवाजा बंद कर लीजिए, पर्दे गिरा दीजिए और अपने बिस्तर में इस तरह लिपट जाए जैसे कोई आपको छू न सके, क्योंकि अब आप प्रवेश कर चुके हैं उस जगह जहां से लौटकर कोई वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। सांसें धीमी कर लो, दिल की धड़कनें थाम लो, क्योंकि अब शुरू होती है सच्ची, डरावनी, रूहानी कहानी। भूत की कहानी 33 में, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। चारों तरफ गुप्त अंधेरा फैला हुआ था। हवाओं में कुछ ऐसा सन्नाटा था जो केवल मौत से पहले का सन्नाटा कहा जा सकता है। वह गांव जहां न बिजली जाती थी, न सूरज की रोशनी पहुंचती थी, उसका नाम था महतौली। उत्तर की ओर एक बहुत घना जंगल, दक्षिण में पीपल का विशाल वृक्ष, और उसके ठीक मध्य में एक ऐसी हवेली जो पिछले 37 वर्षों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं उस हवेली की दीवारों में इंसानी चीखें अभी भी बंद है, और जो रात में वहां गया सुबह लौटकर नहीं आया। उसी गांव में लौटे थे 3 लोग, विजय, मोहित और राहुल, जो शहर में पले बड़े थे। लेकिन उनके पूर्वजों की जमीनें महतौली गांव में थी। बरसों बाद वो तीनों वापस आए थे अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए। लेकिन गांव वालों ने जैसे ही सुना कि वो हवेली की जमीन लेने आए हैं, सबके चेहरे स्याह हो गए। बूढ़ा हरिचंद्र, जो गांव का आखिरी बुजुर्ग था, उसने कांपते हुए हाथों से सिर्फ इतना कहा, जिसने उस हवेली की जमीन छुई वो मिट्टी भी नहीं बचा सका अपना वजूद। मोहित ने हंसते हुए कहा, बाबा, भूत प्रेत की बातें अब कौन मानता है। हम शहर से आए हैं, वहां सीसीटीवी होता है, कैमरा होता है, अगर कुछ हुआ तो रिकॉर्ड हो जाएगा। राहुल ने भी साथ दिया। और फिर अगर हवेली में कुछ है तो हम तीनों हैं, अकेले थोड़ी हैं। लेकिन विजय कुछ चुप था। उसकी आंखें गांव की पुरानी चौपाल के पास खड़े एक सूखे पीपल की ओर देख रही थी, जहां की शाखों पर कई काले धागे बंधे हुए थे, और उन धागों में उलझी हुई थी कुछ टूटी हुई चूड़ियां, कुछ पुराने खिलौने और एक मटमैली साड़ी का टुकड़ा। विजय बोला, तुम दोनों जाओ हवेली देखने, मैं थोड़ी देर यहीं रुकता हूं। मोहित ने कहा, अरे पगला गया है क्या, अंधेरा होने वाला है, चल अब जल्दी काम निपटा कर होटल लौटते हैं। विजय ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा डर था, मानो वो कुछ जानता था जो औरों से छिपा रहा था। तीनों ने जीप निकाली और हवेली की ओर बढ़े। रास्ता घने पेड़ों के बीच से गुजरता था। हवा में अजीब सी गंध थी, कुछ जली हुई लकड़ी जैसी, लेकिन साथ ही जैसे कोई सीलन भरा कोना हो जो कई सालों से नहीं खुला। अचानक गाड़ी के रेडियो में अजीब आवाजें आने लगी। वापसी, वो वापसी। मोहित ने गाड़ी रोक दी। अबे ये क्या था? राहुल ने हंसते हुए कहा, रेडियो में सिग्नल नहीं है, जंगल में है, कुछ भी सुनाई देगा। लेकिन विजय के हाथ ठंडे पड़ गए थे। उसने खिड़की के पार देखा। एक परछाई झाड़ियों के पीछे सरकी थी, और वो इंसान की नहीं थी। जब हवेली के गेट पर पहुंचे तो सूरज डूब चुका था। अंधेरा चुपचाप सब कुछ निगल रहा था। हवेली के दरवाजे पर पुरानी सांकल अब भी लटक रही थी, और उसके नीचे लाल रंग से कुछ लिखा था, छाया लौटेगी। तीनों ने जेब से टॉर्च निकाली और अंदर प्रवेश किया। हवेली के भीतर घुप अंधेरा था, लेकिन एक कोना जैसे हल्का चमक रहा था। वहां एक पुराना झूला पड़ा था जो बिना हवा के अपने आप झूल रहा था। अचानक झूले से आवाज आई, क्यों लौटे हो? राहुल ने हंसते हुए कहा, कौन है रे? और जैसे ही उसने झूले की ओर कदम बढ़ाया, उसके पैर किसी चीज से उलझ गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उस स्थान पर एक पुराना गुड्डा पड़ा था। उसकी आंखें नहीं थी और मुंह पर एक धागा सिला हुआ था, मानो कोई उसे हमेशा के लिए चुप रखना चाहता हो। मोहित ने गुड्डे को उठाया और झुंझलाते हुए बोला, अबे ये सब क्या रखा है यहाँ? बच्चों की चीजें? लेकिन विजय ने उसकी ओर देखते हुए धीरे से कहा, यह गुड्डा यही था जब मेरी बहन खोई थी। मोहित और राहुल दोनों चौंक गए। क्या मतलब? विजय बोला, 1993 की बात है। मैं सिर्फ 6 साल का था। मेरी बड़ी बहन छाया, हम यही खेलते थे। वो झूले पर थी और एक पल में जैसे हवा निगल गई उसे। हम कभी नहीं ढूंढ पाए। लोग कहते थे हवेली उसे खा गई।
हवेली के भीतर की दीवारों पर हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से दीवारें खुरची हो। कोनों से अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। टॉर्च की रोशनी जैसे घुलकर अंधेरे में डूब जाती थी। तभी दूसरी मंजिल से एक टीन की बाल्टी गिरने की आवाज आई और साथ ही गूंजा एक औरत का हंसी भरा स्वर। वो लौटे हैं। तीनों ने पलटकर ऊपर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिवाय एक टूटे झरोखे के जिसमें एक परछाई कुछ देर पहले तक थी। तीनों के पांव मानो जमीन में धंस गए हो। विजय की सांसें भारी हो गई। उसकी आंखों में अतीत के टूटे हुए दृश्य तैरने लगे, बहन की मासूम मुस्कान, झूला, और एक पल में सब कुछ खत्म। राहुल ने धीरे से विजय का कंधा पकड़ा। भाई, ये जगह ठीक नहीं लग रही, चलो निकलते हैं। लेकिन मोहित ने आगे बढ़ते हुए कहा, हम डरने नहीं आए हैं, ये सब सिर्फ वहम है। वो सीढ़ियों की ओर बढ़ा जो ऊपर की मंजिल तक जाती थी। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, सीढ़ियों ने कराहने जैसी आवाज की, जैसे लकड़ी नहीं, कोई जीव दर्द से चीख रहा हो। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दाईं ओर एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला था। उसके भीतर हल्की सी रोशनी थी, पर वहां बिजली का कोई स्रोत नहीं था। मोहित ने दरवाजा पूरी तरह खोला। कमरे में धूल उड़ रही थी, लेकिन बीचों बीच एक आईना रखा था। आईना जो टूटा हुआ नहीं था, बहुत साफ और चमकदार था, जबकि बाकी सारा कमरा धूल और जालों से ढका हुआ था। आईने में एक पल को उन्हें तीनों की परछाइयां दिखी, और अगले ही पल चौथी परछाई भी दिखाई दी। वो परछाई एक लड़की की थी, जिसके बाल बहुत लंबे थे और चेहरा पूरी तरह काला। मोहित ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में अब भी वो परछाई मौजूद थी। विजय धीरे से बुदबुदाया, छाया। राहुल ने गुस्से से कहा, अबे ये सब तेरा वहम है विजय, तू खुद डर को बुला रहा है, चलो नीचे चलते हैं। लेकिन तभी कमरे की खिड़की जोर से अपने आप बंद हो गई और दरवाजा पीछे से खुद ही बंद हो गया। तीनों कमरे में फंस गए। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा, सांसें भाप बनकर बाहर निकलने लगीं और आईने में अब परछाई की जगह एक चेहरा दिखाई देने लगा। वो चेहरा धीरे धीरे उभर रहा था, आंखें गड्ढों जैसी, होंठ फटे हुए और माथे पर एक लाल धागा बांधा हुआ। वो लड़की धीरे से बोली, वापस क्यों आए हो? तीनों बुरी तरह कांप रहे थे। विजय ने कांपती आवाज में कहा, छाया, अगर तू है तो बता, तू कहां गई थी उस दिन? आईने में चेहरा मुस्कुराया और फिर तेजी से गायब हो गया। कमरे में एक भयानक चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। खिड़की अपने आप खुल गई, दरवाजा भी धीरे से सरका और खोल गया, जैसे किसी ने उन्हें जाने दिया हो। तीनों चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतरे। हवेली के हॉल में वापसी करते हुए उन्होंने देखा कि झूला अब भी हिल रहा है और अब उसके पास बैठी थी एक छोटी बच्ची। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके कपड़े वही थे जो विजय की बहन पहना करती थी, नीला फ्रॉक और सफेद जूती। अबे ये क्या मजाक है? लेकिन जैसे ही उसने पास जाने की कोशिश की, बच्ची ने झूले से उतरकर एक कोने में दौड़ लगाई और दीवार से ऐसे गुजर गई जैसे वो कोई भूत या छाया हो। राहुल की आवाज कांपने लगी, हम यहां नहीं रुक सकते। लेकिन विजय का चेहरा अब बिल्कुल अलग था। वो न डर रहा था, न कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो धीरे से बुदबुदा रहा था, मेरी बहन, वो अभी भी यहीं है, उसे मुक्ति नहीं मिली। विजय ने कहा, हमें उसे मुक्त करना होगा। मोहित चीख पड़ा, तू पागल हो गया है, किससे बात कर रहा है तू? ये भूत प्रेत सच नहीं होते। तभी पीछे की दीवार से एक जोर की आवाज आई, मानो कोई दीवार को नाखूनों से खुरच रहा हो। तीनों ने पलट कर देखा, दीवार पर धीरे धीरे खून से एक लाइन उभर रही थी। उसे रोका गया था। उसकी मौत एक खेल नहीं थी, अब रहस्य गहराने लगा था। यह सिर्फ एक लापता बहन की कहानी नहीं थी, यह किसी बहुत बड़े राज की परछाई थी जो अब जिंदा होने लगी थी। विजय दीवार पर लिखी उस खून से सनी पंक्ति को घूरता रह गया, जैसे उसकी आंखों के सामने अतीत खुल रहा हो। मोहित और राहुल अब भी कांप रहे थे। बाहर जाने का रास्ता खुला था, लेकिन जैसे हवेली खुद उन्हें बाहर नहीं जाने दे रही थी। खिड़की की दरारों से ठंडी हवा अब ऐसे भीतर घुस रही थी जैसे किसी ने सर्दी को बुलाया हो। दीवारों से सरसराहट की आवाजें आ रही थी और हवेली के हर कोने में सन्नाटा किसी जीव की तरह सांसें ले रहा था। विजय ने धीरे से कहा, जिसने छाया को मारा वो यही था और शायद अब भी है। मोहित चिढ़ गया, अबे अब तो तू पागल हो गया है, किसका मर्डर? कौन छाया? कौन है यहाँ? तभी दरवाजे के पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, वो नाम नहीं लेने देती।
तीनों ने चौंक कर पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर पुराने पैरों के निशान बन चुके थे, नन्हे, सूखे और उलझे हुए, जैसे कोई बच्ची बेमकसद भटक रही हो। अचानक राहुल का फोन टिमटिमाया। उसमें एक पुराना वीडियो अपने आप चलने लगा, जिसमें तीनों दोस्त हवेली में दाखिल हो रहे थे, पर उनके पीछे एक चौथा चेहरा भी दिख रहा था। एक धुंधली औरत की आकृति, लंबे बाल, झुका चेहरा और एक जलती हुई लाल आंख। मोहित कांपते हुए बोला, ये तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, ये किसने शूट किया? राहुल ने चुपचाप मोबाइल गिरा दिया और टॉर्च लेकर दूसरी ओर भागा, जहां हवेली का पिछला हिस्सा था। एक पुराना कुआं, जिसके चारों ओर सूखे फूल और राख पड़ी थी। कुएं के पास एक पुरानी चूड़ी, एक टूटी हंसी और एक आधी गुड़िया जमीन में गड़ी थी। विजय धीमे धीमे चलते हुए कुएं के पास पहुंचा और आंखें बंद कर ली, जैसे वो किसी को महसूस कर सकता था। विजय ने कहा, छाया, मैं अब बड़ा हो गया हूं, तू कहे तो मैं तुझे वहां से निकाल लाऊं, तू अकेली मत रह। कुएं के भीतर से एक कराहने की आवाज आई, मानो कोई सालों से अंदर फंसा हो और अब सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। विजय झुककर झांकने ही वाला था कि पीछे से मोहित ने उसका हाथ खींच लिया। तू मरने की कसम खाकर आया है क्या? ये सब वहम है भाई। विजय ने झटके से मोहित का हाथ झटक दिया। नहीं, ये सब वहम नहीं है। अगर तू भागना चाहता है तो भाग, मैं अपनी बहन को इस बार अकेला नहीं छोड़ूंगा। और विजय ने रस्सी को पकड़कर कुएं के अंदर उतरना शुरू कर दिया। कुएं की गहराई में अंधकार ऐसा था कि रोशनी भी हार मान जाए। नीचे उतरते उतरते एक बिंदु पर आकर विजय की टॉर्च बुझ गई। अब सब कुछ काले घने पानी और सड़ती गंध के बीच था। तभी विजय को दीवार पर कुछ उकेरे हुए चित्र दिखे। एक बच्ची को दीवार से बांधते हुए दो पुरुष, उसके मुंह पर कपड़ा और फिर उसे कुएं में धकेलते हुए, और सबसे नीचे लिखा था, पाप छुपाने के लिए शिकार बना। विजय कांप गया। तो ये सिर्फ लापता नहीं थी, इसे मार डाला गया था। कुएं के एक कोने से हल्की सी रोशनी दिखी, जैसे वहां एक छोटी सुरंग हो। विजय झुककर अंदर घुसा और वहां जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। एक छोटी सी जगह में पुराने कपड़े, चूड़ियां, खिलौने और एक शव की हड्डियां रखी थी, लेकिन सबसे ऊपर रखा था एक कागज। साफ अक्षरों में लिखा था, अगर किसी ने फिर मेरी नींद तोड़ी तो मैं इस बार सबको साथ ले जाऊंगी। पीछे से ठंडी सांस विजय की गर्दन पर महसूस हुई और एक नरम सी आवाज आई, भाई, क्या तू मुझे अब भी पहचानता है? विजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुड़कर देखा। उसके सामने छाया खड़ी थी, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब वो भूत नहीं थी, एक बहन थी, अधूरी पर जिंदा।